Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 25th of May 2022, Wednesday. Motivation of the day is take your victories, whatever they may be, cherish them, use them, but don't settle for them. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंपोर्ट रिलीफ फॉर एडिबल ऑयल कट इन शुगर एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट। प्रीवियस न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जैसे कि कुछ टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया, जिससे कि जो प्राइस हैं पर्टिकुलर कमोडिटी के डोमेस्टिक मार्केट में ईज आउट हो सके। अब सेकेंड फेज में रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल और शुगर के कुछ टैक्सेस में रिडक्शन करने को प्रपोज किया है। सो ट्यूसडे को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू एग्जेम्प्ट द कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीसेस ऑन importing 2 millions of soybean and sunflower oil till March 2024। तो एडिबल ऑयल के जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे थे आफ्टर द बैन बाय इंडोनेशिया एंड मलेशिया, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर लगने वाले, किसके इंपोर्ट पर, सोयाबीन और सनफ्लावर जो एडिबल ऑयल है उसके इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और एग्रीसेस को एग्जेम कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जिससे कि जो इंपोर्ट है सोयाबीन ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का, वो इंक्रीज़ हो और जो डोमेस्टिक प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईज आउट हो। तो मार्च 2024 तक के लिए गवर्नमेंट ने 2 मिलियन टन्स के सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी और एग्रीसेस को एग्जेम्प्ट करेगी। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग एट कर्बिंग द शुगर एक्सपोर्ट एज एंटी प्राइस राइज मेजर्स। शुगर के एक्सपोर्ट को भी कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है। फिलहाल के लिए सोयाबीन और सनफ्लावर पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीसेस को रिमूव किया गया है, लेकिन जो नेक्स्ट फेज है उसमें गवर्नमेंट शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है या क्वांटिटी पर, एक्सपोर्ट क्वांटिटी पर कुछ रिडक्शन कर सकती है, जिससे कि शुगर के जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो ईज आउट हो सके। तो रिटेल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट रिसेंटली कई सारे फेजेस में मेजर्स ले रही है, जिसमें पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स कम हुए थे उसके बाद सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल या एडिबल ऑयल में भी कस्टम ड्यूटी और एग्रीसेस को एग्जेम्प्ट कर दिया है। और इस रीसेंट डिसीजन के बाद तो क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल पर जो इफेक्टिव ड्यूटी है वो 5.50% की रह जाएगी, विच विल कम डाउन टू ऑलमोस्ट ज़ीरो आफ्टर द ट्यूसडे रिडक्शन, मोर स्पेसिफिकली फॉर सोयाबीन एंड सनफ्लावर। एडिबल ऑयल पे अगर हम देखें जो इफेक्टिव ड्यूटी है, ओवरऑल जो ड्यूटी लगती है कस्टम ड्यूटी और एग्रीसेस मिला करके, वो 5.50% की लगती है। और गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद से सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 0% ड्यूटी रह जाएगी। और अगर इंपोर्ट सस्ता होगा तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में जो एडिबल ऑयल है, मोर स्पेसिफिकली सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस है वो भी रिड्यूस होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी पर ही गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है। 2 मिलियन टन्स तक का जो सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल है, केवल उस पर ही ड्यूटी एग्जेम्पशन मिला हुआ है। एंड दिस इज जस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट दैट इम्पोज्ड ऑन May 13। तो वीट के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है, शुगर के एक्सपोर्ट को बैन करने का गवर्नमेंट सोच रही है। सोयाबीन और जो सनफ्लावर ऑयल है उस पर ड्यूटी एग्जम्पशन भी किया है, पेट्रोल डीजल पर भी ड्यूटी एग्जम्पशन किया है। इसके अलावा कई सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, स्टील से लेकर के अदर सेक्टर तक, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस किए हैं जस्ट टू कंट्रोल द डोमेस्टिक प्राइस। अगर इससे पहले के आपको डिसीजन जानने गवर्नमेंट ने क्या किए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और इंक्रीजिंग प्राइसेस, तो आप पिछले वीडियो एनालिसिस को देख सकते हैं। ऑन शुगर, for the first time in 6 years, plan to restrict the export around 10 million tons to prevent the drawdown in stocks and surge in domestic prices। तो शुगर के एक्सपोर्ट बैन को लेकर के अगर कंसिडरेशन कर रही है गवर्नमेंट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 10 MT तक के शुगर एक्सपोर्ट को
अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट बैन कर सकती है, जिससे कि जो इंडिया में स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं शुगर के, वीट के, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। द कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अराउंड 8.5 million tons for sending abroad in financial year 22 season, which started from the month of October. If you know, you might be knowing कि शुगर के केस में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिजिकल ईयर होता है, वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर फॉलोड बाय आरबीआई और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट के इस बैन के अनाउंसमेंट से पहले ही अगर आप देखें तो शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो शुगर के केस में अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो सितंबर में एंड होता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया का स्टॉक देखें तो इंडिया हैज़ एडिक्वेट स्टॉक टू मीट इट्स 3 months कंजप्शन रिक्वायरमेंट, दैट इज टिल December, और एल्स इट माइट हैव टू इम्पोर्ट द शुगर। तो इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को कब करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट अभी से ही शुगर के इम्पोर्ट पर बैन लगाने को सोच रही है। सो दीज आर द different moves that has been taken by RBI and government in tandem with each other in order to control the inflation, more specifically food inflation in India. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर मेजर डिसीजंस को देखें तो स्लैश कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल, एक्सटेंड रिडक्शन इन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल, एक्सटेंड जीरो कस्टम ड्यूटी ऑन तुअर एंड उड़द दाल by the year. Apart from it, waived custom duty on cotton. May 12, extend duration of airfare caps, ATF prices fall. May 13, ban on wheat export. और रिसेंटली शुगर एक्सपोर्ट पर भी कैप लगा दिया है। इसके बाद पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें भी रिडक्शन किया है। अपार्ट फ्रॉम इट, कट्स इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सम रॉ मटेरियल फॉर स्टील, रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अनाउंस्ड ₹200 सब्सिडी पर गैस सिलेंडर अंडर द उज्ज्वला स्कीम। May 24, waived import duty on crude soybean and sunflower. Although these are the recent decisions taken by central government, and RBI is considering to again increase the repo rate. Recently May 4 को RBI ने 40 basis point से repo rate को increase किया था और CRR को increase किया था by 50 basis point just to shock out the excess liquidity, जिससे कि 87K करोड़ के liquidity मार्केट से शक आउट हुई थी। मनी रिडक्शन यानी अगर लिक्विडिटी शक आउट हुई मतलब जो करेंसी है, जो सर्कुलेटेड मनी है वो रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब पब्लिक के हाथ में कम डिस्पोजेबल इनकम है। कम डिस्पोजेबल इनकम में लीड्स टू लेसर डिमांड। सो जस्ट RBI एंड गवर्नमेंट आर वर्किंग विद ईच अदर इन कोलैबोरेशन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जो कि CPI इन्फ्लेशन की अगर बात करें अप्रैल में 7.79 का मार्क क्रॉस कर चुकी है। दैट इज़ फार हायर देन द अपर लिमिट ऑफ MPC। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में कहा है कि इंडिया में जो फूड इन्फ्लेशन है दैट इज प्रेजेंटली मैनेजेबल एंड द कॉमन मैन विल नॉट फील द pain, will not feel the pinch. So addressing the event India at 74 strategic outlook, ये इवेंट का आप नाम याद रख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल समिट में हो रहा है। सो स्पेशली इस इवेंट में हमारे मिनिस्टर ने, या हम और स्पेसिफिक बोलें तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला है कि करंटली इंडिया में जो फूड इन्फ्लेशन है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट और RBI दोनों ही डिसीजंस ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं। तो जो कॉमन मैन है उसको बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन का पिंच फील करने को नहीं मिलेगा। गोयल ऑल्सो सेड इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग एनफ वीट फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। जैसे कि अदर कंट्रीज जो हैं वीट का शॉर्टेज फेस कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया फिलहाल ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आएगा क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए इंडिया के पास एनफ वीट है। इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने वीट के इंपोर्ट को भी बैन किया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट और RBI बहुत सारे अदर डिसीजंस भी ले रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ रैंक्स और कुछ इंडाइसेस प्रेजेंट करी गई हैं, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि इंडियन फर्म्स आर मोस्ट ट्रस्टेड अमंग अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना, कनाडा एंड US एंड UK अकॉर्डिंग टू द
Edelman Trust Barometer Special Report, the geopolitical business, which was released in Davos on sideline of the World Economic Forum annual meeting. Apart from it, India was on Tuesday ranked the 54th place into the Global Travel and Tourism Development Index. तो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की 54th रैंक आई है, जो कि पिछली बार 2019 की रैंक से कम है। 2019 में कितनी रैंक थी इंडिया की? दैट वाज द 46th रैंक। बट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक बहुत सारे एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा स्लो डाउन देखने को मिला, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से इंडिया में जो ये ट्रैवल और टूरिज्म की जो इंडेक्स है इसमें इंडिया स्लाइड डाउन किया है। अब देख लेते हैं सम अदर news that are given to page number 4. India charges highest tariff among the IPEF members. कल इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो ट्रेड ब्लॉक है, यूएस लेड जो ट्रेड ब्लॉक है, उसको ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया है अलॉन्ग विद द 12 अदर मेंबर कंट्रीज। और इसका सीधा सीधा एक ही रीज़न है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन से रिड्यूस किया जाए, जो कि चाइना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के थ्रू उस पर्टिकुलर रीजन को इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज डोमिनेट कर रहा है। मिलिट्री डोमिनेंस को फिलहाल के लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट इकोनॉमिक डोमिनेंस को लेकर के जो कि RCEP के थ्रू हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने से इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। इफ़ यू रिमेंबर, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के इंडिया ने रिजेक्शन दिया था कि इंडिया विल नॉट ज्वाइन दिस RCEP बिकॉज इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया ट्रेड बैलेंस। तो उसी को लेकर के, उसी के डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए यूएस ने दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी प्रपोज किया था, और 12 अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने कल इस पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन कर दिया। और इसी को लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक एनालिसिस करी है, जहां पर जो ये कंट्रीज़ 12 मेंबर कंट्रीज़ जो टैरिफ अप्लाई करते हैं अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट लाइन्स, उसको लेकर के एनालिसिस करी है। And the simple mean applied tariff across all products for India is 9.4%. तो इंडिया जितना भी बिजनेस करता है, जितना भी एक्सपोर्ट करता है, उसको लेकर के अगर टैरिफ को एवरेज निकाला जाए तो पर प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 9.4% का टैरिफ आता है, कंपेयर्ड विद द मीडियन ऑफ 3.1% फॉर द अदर कंट्रीज। तो इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो अदर कंट्रीज़ हैं, उनका जो एवरेज टैरिफ है वो इंडिया के जो टैरिफ रेट्स हैं उनसे कम है, इंक्लूडिंग यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर दैट केम टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक partnership. So simple mean applied tariff across all product for India is 9.4%, compare with the mean of 3.1% for other countries. और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखा जाए तो अदर मेंबर कंट्रीज इन द न्यू फ्रेमवर्क अकाउंट फॉर 33.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, shows an analysis of data from the Ministry of Commerce and Industry, and they account for around 26% of India's import. तो हम देखें एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो 33% अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है इन कंट्रीज़ पर, और इम्पोर्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 26। तो कहीं ना कहीं हम इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बैलेंस की सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है, अनलाइक RCEP जहाँ पर हम इन कंट्रीज़ के साथ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में थे, और इसी की वजह से इंडिया ने RCEP नहीं ज्वाइन किया था। बट इंडो पैसिफिक जो ट्रेड ब्लॉक है, इसको अगर देखें तो हमारा इनसे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इट मीन्स वी आर इन ट्रेड सरप्लस सिचुएशन, एंड द गोल ऑफ फ्रेमवर्क रिमेन लूजली डिफाइंड। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि इट इज़ नॉट लाइक द ट्रेडिशनल FTA और preferential trade agreement, it is different from other trade agreements or trade blocks as opined by USA। और कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो ये इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक यूएस ने प्रपोज किया और 12 मेंबर कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, इट इज़ बेसिकली सीन एज एन एफर्ट टू रीबिल्ड द यूएस इन्फ्लुएंस इनटू दिस रीजन, क्योंकि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से 2017 में यूएसए जो था वो एग्जिट कर गया था अंडर द
लीडरशिप ऑफ मिस्टर ट्रंप। तो उसी के बाद से 2017 के बाद से इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत कम हुआ है, और आरसीईपी के साइन के बाद से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो मिलिट्री डोमिनेंस हो चाहे वो इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, दोनों बहुत इंक्रीज हुआ है। और इसी को काउंटर करने के लिए और अपने इम्पैक्ट को या अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस ने ये ट्रेड ब्लॉक इनिशिएट किया। Interestingly, India has among the lowest internet penetration figure among all these 12 countries. It was around 49% according to the latest available number, and this is the lowest of 13 countries including USA. तो अगर हम मेजर इंडिकेटर्स को देखें, की इंडिकेटर्स को देखें, अमंग ऑल दीज 13 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड नेशंस एंड वियतनाम। तो पर कैपिटा एनर्जी यूज is this, latest tariff rate is this, and population using internet in terms of percentage। तो इंडिया में एक 49% जो पॉपुलेशन है वो फ़िलहाल के लिए इंटरनेट यूज़ कर रही है। इंटरनेट का पेनिट्रेशन बेसिकली ये बता रहा है। तो ये सारे की इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पर इंडिया की पोजीशन को दिखाया जा रहा है कि अमंग ऑल दीज की इंडिकेटर्स वेयर इंडिया स्टैंड्स। तो इंडिया का अगर हम देखें तो पर लेटेस्ट टैरिफ रेट जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनसे कई टाइम ज़्यादा है। इंडिया में लेटेस्ट टैरिफ रेट अप्रॉक्सीमेटली 9.4%, जबकि अदर जो कंट्रीज़ हैं उन सब का इंडिया से लो है। अगर सेकेंड लो हाईएस्ट की बात करिए तो थाईलैंड इज़ द सेकेंड हाईएस्ट, फॉलोड बाय इंडिया 8.0% टैरिफ रेट, एवरेज टैरिफ रेट। तो प्रोबेबली ऐसा एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस ट्रेड ब्लॉक से इंडिया को शायद बेनिफिट ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू द अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स, अदर ट्रेड ब्लॉक्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, द 5G leapfrog to 6G। इट इज़ बेसिकली एन एडिटोरियल जहाँ पर ऑथर ने इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5G है और 5G से जिस तरह से 4G से जिस तरह से हम 5G पे मूव कर रहे हैं, 5G से जिस तरह से हम 6G पे मूव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है। क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए उसको डिस्कस किया है, और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है इसके बारे में ये एडिटोरियल है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद इन फ्यू डेज यूनियन कैबिनेट विल गिव द नोट फॉर 5G ऑक्शन। 5G ऑक्शन के लिए तैयार है, पायलट स्टडी तो चल ही रही है, अब जो फुल फ्लैश लेवल में 5G ऑक्शंस अपकमिंग टाइम में होने वाला है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी उन्होंने भी यही रिट्रेट किया था कि दे आर कंसीडरिंग द 5G रोल आउट एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप towards a self-reliance in critical and modern technology area। और ऐसा उनका कहना है कि जो टाइम लाइन है that are going to hold। और जिस तरह से प्राइस को लेकर के 5G ऑक्शन के प्राइसिंग को लेकर के, चाहे वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हो, डिजिटल कम्युनिकेशन DDC कमीशन हो या यूनियन कैबिनेट हो, जो भी की प्राइस की रेंजेस और एयरवेव्स की जो रेंजेस डिसाइड करी गई, दैट इज़ ऑफर टू द इंडस्ट्री जस्ट राइट। रिसेंटली डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी प्राइसिंग को लेकर के और 5G रोल आउट को लेकर के। इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था, जहां पर प्राइवेट स्पेक्ट्रम को लेकर के भी DDC ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ यू मस्ट बी डूइंग। क्या एक जो मेजर रिकमेंडेशन वो ये थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट स्पेक्ट्रम होल्ड करने की बात कर रहे थे फॉर देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल यूज़। उसको लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनका ऑब्जेक्शन था कि जो सैटेलाइट कंपनीज़ हैं इनको अलाउ ना किया जाए बिडिंग के लिए। उसको लेकर के DDC ने अपने रिकमेंडेशंस दी थी। एंड इंडिया कैन नॉट ट्रांजिशन टू अ पोजीशन लाइक say US or Korea where the advent of every new generation of telecom services has almost obliterated the previous generation। तो ऑथर का यहाँ पर कहना है कि इंडिया की पोजीशन ऐसी नहीं है US या कोरिया जैसी, जहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको हम इमीडिएटली अडॉप्ट कर लें या इमीडिएटली डिफ्यूज़ करा दें। इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 5G को इस तरह से गुड बिजनेस केस के फॉर्म में या इस
आसानी से इतनी स्मूथली फैसिलिटेट किया जाए कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं उनको इमीडिएटली ग्रैप्स कर सकें. इट विल इनेबल देम टू जनरेट द एडिशनल रिवेन्यू. और अगर उनके पास रिवेन्यू आएगा तो वो उन्हें मोटिवेट करेगा कि दैट दे विल एक्सपेंड देयर 5G नेटवर्क बाय मेकिंग द एडिशनल इन्वेस्टमेंट. और उस केस में 6G टेक्नोलॉजी या हायर टेक्नोलॉजी पे मूव ऑन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए. इंडिया में अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री को हम देखें तो रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बहुत डोलड्रम की सिचुएशन से निकल रहा है. स्पेक्ट्रम के बाद जो स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद से जो AGR ड्यूज के केस हुए, इसके बाद जिस तरह से जियो की एंट्री हुई, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला है. तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया में जो डिजिटल स्पेस है, स्पेशल टेलीकॉम सर्विस सेक्टर है, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम US एंड कोरिया एंड अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज और अदर डेवलप्ड कंट्रीज. और जिस तरह से पॉपुलेशन है इंडिया में, दैट ऑफर्स अ बिग डिजिटल space in India as well as the challenges that are associated with this new technology. This is because digital changes are now big deal in India, where a lot of countries government to citizen services as well as the vast swath of payment business ride on the technology platform. Right now India has the world's second largest cohort of wireless telecom subscriber at 1.14 billion. तो वायरलेस टेलीकॉम सब्सक्राइबर का जो बेस है इंडिया में अभी सेकेंड लार्जेस्ट है विद 1.14 बिलियन एज ऑफ मार्च 2022. उसको देखते हुए, इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस को देखते हुए ऑथर का ये कहना है कि चैलेंजेस भी उसी के अकॉर्डिंग है. मोर स्पेसिफिकली 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए. और अगर सबसे पहले चैलेंज की बात करें, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज, इंडिया में जितने भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर के केस में, ऑलमोस्ट ऑल जनरेशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज रन इन इंडिया फ्रॉम 2G to 3G to 4G एंड नाउ 5G. ऐसा नहीं इंडिया के केस में कि अगर हम 5G पर मूव कर रहे हैं तो हमारा इंटायर जो सब्सक्राइबर बेस है वो 5G पर मूव कर जाए. ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम जो कंपनीज़ हैं, उनको ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड, प्रीवियस जो जनरेशन है इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है. क्योंकि अभी बहुत सारे इंडिया में जो सब्सक्राइबर बेस है दैट इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड. बहुत सारे लोग जो अभी 2G सर्विसेज ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स 5G 3G पर हैं, और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स है दे आर ऑन 4G state of technology. And so the ecosystem of telecom services and the machines are vastly different across the 22 telecom circles into which country is divided. तो ये भी याद रखेंगे 22 telecom circles हैं इंडिया में, और इन सब में 2G से लेकर के 5G तक की सर्विसेज ऑफर करनी पड़ रही हैं ऑपरेटर्स को. एंड इन दिस एनवायरनमेंट द एडवेंट ऑफ 5G इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, इज़ अ वेरी बिग डील. हालांकि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके एडवांटेजेस को एम्फेसाइज़ किया है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सर्विसेज को पॉसिबल कर देगा जो अभी तक 4G टेक्नोलॉजी ने ऑफर नहीं करी है. एंड दैट विल हेल्प द government to reduce the inequality and to target a few of the very important social problems. Because 5G offers data usage capacity that is multiple times that of 4G. और जिस तरीके से इंटरनेट का यूजेस बढ़ रहा है, फ्रॉम इंटरटेनमेंट टू टीवी कंटेंट, इन सब को लेकर के कुछ नए स्टैंडर्ड भी डिवाइस हो रहे हैं. रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आर ड्राइविंग दो सर्विसेज विद द न्यू स्टैंडर्ड. देयर इज देयरफॉर प्लेंटी ऑफ वर्क नाउ फॉर सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड रेगुलेटर्स. तो ये सारे चैलेंजेस हैं. इसके अलावा रिजर्व प्राइस और स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग को लेकर के भी ऑथर ने डिस्कशन किया और कहा कि इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, इंडिया में जो रिजर्व प्राइस है स्पेक्ट्रम को लेकर के, 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के, दैट आर हायर. तो इसको भी गवर्नमेंट को रिमूव करना है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5G सिस्टम में, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट जस्ट टू अनलॉक दोज कैपेबिलिटी दैट आर नॉट पॉसिबल इन 4G सिस्टम, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट नीड्स टू remove before actually going for the advent or adoption of the new technology. And to tap into some of the possibilities, a consortium of IITs have developed for the first time a domestic 5G test bed as a cost effective testing environment.
So it is whole of government approach, as Modi pointed out, where regulation is not limited to the boundaries of just one sector. तो ऐसा नहीं है कि ये जो regulations आ रहे हैं, standards आ रहे हैं, that are applicable only to telecom sector. No, अब ये entertainment, TV, गवर्नेंस, बहुत सारे अदर एरियाज में भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे. तो 4G से 5G पर मूव करना, 5G से 6G पर मूव करना, that will all depend on the facilitation provided by the government, and these are the communication gap spectrum holding country average. इंडिया में 62 to 79 megahertz per operator, Malaysia 122, China 189. We can see the difference between India and other counterpart कंट्रीज. तो उसको देखते हुए बहुत सारे चैलेंजेस ऑथर ने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर 5G रोल आउट. लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली रिमूव और ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. क्वाड्स $50 billion infra push for Indo-Pacific as a counter to China's Belt and Road Initiative, that is BRO, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए चाइना का जो ये BRO इनिशिएटिव है ये बेसिकली है क्या. तो इसी इनिशिएटिव को ओवरकम करने के लिए या इसी इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं बता देती हूँ. इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है. टू whom? टू इंडो पैसिफिक रीजन over the next 5 years to bridge the infrastructural gaps. तो इन चारों ही कंट्रीज ने, क्वाड कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. एंड दे ऑल रीअफर्म्ड their share commitment to deepen the cooperation on infrastructure just to counter the Belt and Road Initiative of China. अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप. WEF's फोकस स्टिल द वेस्टर्न वर्ल्ड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल समिट चल रही है, एनुअल मीटिंग की समिट चल रही है, उसके बाद से कई सारी एनालिसिस हो रही हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड ने कंटेंट एनालिसिस करी और कंटेंट एनालिसिस में जो भी डेलिब्रेशंस हो रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उस डेलिब्रेशंस को के कंटेंट को एनालाइज किया. कंटेंट एनालिसिस इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ, कोई वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ, किस कंटेंट को ज़्यादा बार रिपीट किया, किसको एम्फेसाइज किया गया, किस पर ज़्यादा प्रेशर दिया गया, किसको ज़्यादा बार यूज़ किया गया. तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग बिजनेस एनालिसिस की कंटेंट एनालिसिस, बिजनेस स्टैंडर्ड की कंटेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो फोकस है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड. चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, WTO हो, IMF हो, उन पर हमेशा से ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि इनका जो फोकस होता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है. दे डू नॉट फोकस ऑन थर्ड वर्ल्ड और द सेकेंड वर्ल्ड लाइक इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज. Or as per the recent content analysis, the World Economic Forum's 52nd or 52 annual meeting kicked off on May 22 in Davos with Ukrainian President. The deliberation shows that still the number of mention per country across media publications shows that the focus of World Economic Forum is still the Western world. अगर हम ये रिपोर्ट देखें, कंटेंट एनालिसिस की रिपोर्ट देखें, तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेंशन है लास्ट 7 डेज में सबसे ज़्यादा बार आया है, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना. और इंडिया को देखें तो इंडिया कहीं इन बिटवीन है. इसके अलावा लास्ट 24 मंथ्स का भी डेटा दिया हुआ है, लास्ट 12 मंथ्स का भी डेटा दिया हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो भी मीडिया पब्लिकेशंस के जो भी डेलिब्रेशंस किए हैं उसमें कितनी बार किस कंट्री का नाम यूज़ किया. तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ. और ये कहीं ना कहीं कंटेंट एनालिसिस इंडिकेट करती है कि अभी भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका फोकस वेस्टर्न वर्ल्ड ही है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बाउंस रेट ईजेस टू 22.5% इन अप्रैल डिस्पाइट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर. बाउंस रेट जो हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं उसको हम बाउंस रेट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. कई सारे चेक या ट्रांजेक्शन्स जो हैं, ऑब्लिगेशन, मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस जो हैं, वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी इनटू अ पर्टिकुलर अकाउंट बाउंस हो जाते हैं. तो रिसेंटली इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंडिविजुअल्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं. इसके बावजूद भी जो बाउंस रेट है अप्रैल के मंथ में वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ. तो ईज आउट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 22.5
5%. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाउंस रेट? अगर पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे हमारी न्यूज़ एनालिसिस, तो आपको पता होगा कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो बाउंस रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स के जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स थे वो बढ़ गए थे, तो दे वर नॉट एबल टू कीप मनी ऑन देयर अकाउंट। तो जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट थी, लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स थी, जो आरडीज एफडीज की जो पेमेंट्स थी वो डिडक्ट हो रही थी और बाउंस हो रहा था, चेक्स जो थे वो बाउंस हो रहे थे क्योंकि उनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस या सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं थे। एंड दिस इज द राइट ट्राजेक्ट्री। अगर हम देखें तो बाउंस रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लाइट ग्रे जो लाइन है दैट इंडिकेट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड जो ब्लैक लाइन है दैट इंडिकेट्स द बाउंस रेट बाई वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस बार 22.5% का बाउंस रेट अप्रैल में देखने को मिला। डिस्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन द बाउंस रेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, इंडिया कनाडा सेकेंड राउंड एफटीए टॉक स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। तो इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है, बहुत सारे कंट्रीज या ट्रेड ब्लॉक के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए। रिसेंटली यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, ईयू के साथ हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस हुए। अब इंडिया और कनाडा के बीच में फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डिस्कशन शुरू होने वाला है। तो ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड कनाडा आर एक्सपेक्टेड टू मीट वर्चुअली नेक्स्ट वीक टू कमेंस द सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, just to strengthen the economic ties between these two countries। और यहाँ पर ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेटर मार्केट एक्सेस को पुश करेगा कनाडा में। इंडिया विल एक्चुअली डेलिब्रेट ऑन ग्रेटर मार्केट एक्सेस, मोर स्पेसिफिकली फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ready-made garments, agriculture, and easier movement of skilled workers to create job for IT professional। तो इन सारे इशू पर इंडिया जो है वो एम्फोसाइज करेगा। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पल्सेस के लिए ग्रेटर मार्केट एक्सेस इंडिया में नेगोशिएट करेगा। तो ये एम्फोसिस रहेगा इंडिया का, इंडिया में फॉर गुड्स मूवमेंट एज वेल एज फॉर द मूवमेंट ऑफ ईजियर मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर। इस ये सारे मुद्दे रहेंगे जिस पर दोनों ही कंट्रीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कब ये सेकेंड राउंड ऑफ एफटीए जो है वो ओवर होता है और एक्चुअली में जो इंडिया कनाडा के बीच जो एफटीए है कब materialize होता है। So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.